नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। एक सेकंड रुकना। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को अपन जानेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है। आइए स्टार्ट कर दें। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसमें मैं एक शब्द बोल रहा हूँ प्रायद्वीप। क्या बोल रहा हूँ? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहते कैसे हैं, ठीक है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का अर्थ होता है तीन ओर से भूमि से घिरा, नहीं सॉरी, तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र और एक तरफ से किससे घिरा हुआ? भूमि से लगा हुआ। एक तीन ओर से तो किससे लगा हो? जल से लगा हो जिसका क्षेत्र, और एक तरफ किससे लगा हो? जमीन से। उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, ठीक है ना। जैसे कि भारत का ये पश्चिमी हिस्सा है, इस तरफ कौन सा सागर लगा है? तो अरब सागर लगा है, ठीक है। दक्षिणी हिस्से पे कौन लगा है? हिंद महासागर लगा है, ठीक है। हिंद महासागर। और पूर्वी हिस्से पे कौन लगा है? बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो भारत कितनी ओर से घिर गया है? अरब सागर एक, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी, ठीक है। तीन ओर से जल से घिरा है। जबकि ये ऊपर का हिस्सा है वो किससे लगा हुआ है? तो जमीन से लगा हुआ है। किससे लगा? जमीन से लगा हुआ है। तो जो क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ भूमि से लगा हुआ हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो इसीलिए ऐसे क्या कहते हैं अपन? प्रायद्वीपीय भारत के पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं, ठीक है। पठार का मतलब ये नहीं कि ऊंची ऊंचे शिखर, ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय की तरह, वो बिल्कुल नहीं, ठीक है। पठार का मतलब होता है कि चट्टान रूपा, चट्टान नुमा, ऊपर उठा हुआ। कैसे? ऊपर उठा, ऊपर उठ के एकदम समतल। कैसा? ऊपर उठ के एकदम समतल। जैसे कि एक टेबल मान लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा नीचा टेबल इस तरीके से जो ऊपर उठा हो और ऊपर से क्या हो? एकदम समतल हो, उसे अपन क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। यानी कि उठा हुआ और ऊपर से कैसा हो? एकदम समतल हो। जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम जो औसतन जो ऊंचाई मानी जाती है वो कितनी होती है? 600 मीटर है। क्या? 600 मीटर। जबकि हिमालय कितनी है? 6000 मीटर। कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये कोई ऊंचा या कोई चोटियां नहीं है इस पे, यानी कि ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं है इस पे छोटे मोटे ही शिखर है, ठीक है ना। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये कैसा है? भूखंड से जो थोड़ा सा क्या उठा है? ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है। मेरा एक वीडियो है, और यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके देख लीजिए। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। क्या? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो उसी के अंतर्गत जो पूरा का पूरा पेंजिया था, क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था, ठीक है। पेंजिया का जो पूरा आज जो महाद्वीप है, आज अपन जो सारे महाद्वीप देखते हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सारे के सारे महाद्वीप है, वो पहले क्या थे? एक ही थे। क्या थे? एक ही थे। और इसको क्या नाम दिया जाता था? पेंजिया नाम दिया जाता था। क्या? पेंजिया। यानी कि इनको क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। जबकि जो सारे के सारे महासागर है, जैसे कि भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक सागर, दक्षिण चीन सागर, ये सब सागर जो भी हैं, वो क्या थे? पहले एक ही उनका, वो भी एक ही था, जिसका नाम क्या था? पैंथालासा। क्या था? पैंथालासा, ठीक है। जब पेंजिया में विखंडन हुआ तो पेंजिया दो भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। इसका जो पूर्वी हिस्सा कहला, जो उत्तरी हिस्सा था खेला, जो उत्तरी हिस्सा था वो कहलाया कौन सा? इसका जो इसका जो उत्तरी हिस्सा था वो कहलाया क्या? अंगारा लैंड। और नीचे का क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। यानी कि उत्तर का जो हिस्सा है वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे का क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मतलब आज के जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और आज का जो भारत है, ये किसका भाग थे? गोंडवाना लैंड के भाग थे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? गोंडवाना लैंड में भी भाग हो गया, मतलब गोंडवाना लैंड में भी विखंडन हो गया। क्या हुआ? गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ। यानी कि आज का जो पहले का जो गोंडवाना लैंड है वो अब किन भागों में जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों इन चारों महाद्वीपों में क्या है? इन चारों का जो जन्मदाता है वो कौन है? गोंडवाना लैंड है। कौन है? गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो दक्षिण का जो दक्षिणी भाग था उसे अपन क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड से ही टूट के क्या हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत जो हुआ था वो टूट के अलग हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था?
प्रायद्वीप की भारत का जो पठार है वो किससे टूट के अलग हुआ था, तो गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ था। यानी कि ये वाला भाग मान लीजिए, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा ये क्या है, यही था पहले प्रमुख, ये पूरा का पूरा जो मैंने बनाया है अभी, यही क्या था, मुख्य रूप से भारत था। यानी कि प्राचीन भारत मात्र इतना ही था, जैसे अपन क्या कहते थे, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। जब गोंडवाना लैंड से भारत टूटा तो भारत का किस दिशा की ओर प्रवाह हुआ, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर प्रवाह हुआ, उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाह हुआ। तो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर प्रवाह होने के चलते बीच में क्या पड़ता था, तैतीस सागर पड़ता था। क्या था, तैतीस सागर पड़ता था। तो तैतीस सागर का जो, तैतीस सागर में जब जो जमा जो अपसादी मलबा था वो उठ के क्या बन गया, हिमालय का रूप ले लिया। उसने क्या ले लिया, हिमालय का रूप ले लिया। लेकिन जो वहां पर जो गड्ढा बन गया, क्या, एक गड्ढा बन गया। जैसे कि इसे मान लीजिए, मैं बना देता हूं, अपन में समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है ना, ये क्या है, पठार। ये क्या है, और ये कौन है, हिमालय। ये कौन है, हिमालय। ठीक है, ये हिमालय, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार। मान लीजिए ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया, अवतलित होके क्या हो गया, नीचे बैठ गया। क्या हो गया, अवतलित होके नीचे बैठ गया। तो इसके चलते यहाँ से क्या हुआ, हिमालय से क्या निकलती है, सैकड़ों नदियां निकलती है। तो नदियों का काम क्या है, रेता बालू पत्थर जो भी होना, क्या उन्हें क्या करना है, उन्हें काटना है। तो नदियों ने क्या कर दिया, इस जो खाली जगह थी इसको क्या कर दिया, भर दिया। इस जगह को क्या कर दिया, भर दिया बालू और मिट्टी से। क्या कर दिया, बालू और मिट्टी से इस जगह को, इस खाली स्थान को क्या कर दिया, मिट्टियों ने भर दिया, मतलब नदियों ने भर दिया। जिसे अपन क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैदान। यानी कि उत्तर भारत के मैदान में कहीं पे भी पठार या चट्टानें नहीं पाई जाती, वहां पे क्या पाई जाती है, मिट्टी और बालू रेत पाई जाती है। ठीक है ना, बालू, क्योंकि ये किसके द्वारा लाई गई है, तो नदियों के द्वारा लाई गई। इसीलिए जो जब बरसात या नदी का पानी, जब बरसात होती है या नदी का पानी या बाढ़ वगैरह आती है, तो उनमें क्या होता है, जो जो ये जो मिट्टी है ये क्या करती है, पानी को सोख लेती है। क्या करती है, पानी को सोख लेती है, जिसके चलते क्या हो जाता है, यहाँ पर उत्तर भारत में आप कहीं भी कुआं खोदोगे तो पानी आसानी से निकल आता है। ठीक है, तो ये था। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में क्या हुआ कि उत्तर भारत का मैदान, यानी कि भारत क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ, जो कि क्या कहलाया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहलाया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार मैंने क्या क्या बनाया वो देख लो। सबसे पहले ये कौन सी श्रेणी है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है, दिल्ली में मजनू का टीला नामक एक जगह स्थित है। कौन सा, मजनू का टीला। वहां तक कौन सी जाती है, तो अरावली पर्वत श्रेणी जाती है। ये कौन सा है, मालवा का पठार है। फिर इसके नीचे जस्ट नीचे ये क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी है। इसके जस्ट नीचे कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे कौन सा है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके नीचे कौन सा है, तो ताप्ती नदी बहती है। कौन सी, ताप्ती नदी। इसके बाद में कौन सा आता है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ये क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, इसी तरह पूर्वी घाट पर्वत आ जाता है। ये कौन सा है, दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार के बाद में ये कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार है। और ये कौन सा है, शिलोंग पठार है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अब आगे इसका परिचय देता हूं मैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर में कौन सा, उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां। कौन सा, राजमहल की पहाड़ियां। और दक्षिण में कार्डाडम। कौन सा, कार्डाडम या इलायची। कौन सी, इलायची पहाड़ियों तक फैला है। इलायची पहाड़ियों तक फैला है। यानी कि उत्तर में कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी। उत्तर पूर्व में कौन सी है, राजमहल की पहाड़ियां। और नीचे कौन सी है, कार्डाडम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी तक क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार फैला हुआ है। ठीक है, इसका यानी कि ये इसका विस्तार है। जो ये क्या कौन सा पठार है, शिलोंग पठार। ये कौन सा है, शिलोंग पठार। शिलोंग पठार कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। शिलोंग पठार कहाँ स्थित है, मेघालय में। शिलोंग पठार मेघालय में स्थित है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसका भाग है, हिमालय का भाग है। शिलोंग पठार हिमालय का भाग ना होकर ये किसका भाग है, तो किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही भाग है। ठीक है,
ये कौन से, ये राजमहल का पूर्व में जो विस्तार है ना, उसका ही भाग कौन कहलाता है? शिलोंग पठार कहलाता है। यानी कि राजमहल की पहाड़ियां पहले यानी कि प्राचीन काल में कहाँ तक हुआ करती थी? तो आज का जो मेघालय यानी कि शिलोंग पठार है, वहां तक हुआ करती थी। लेकिन बीच में से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा नदी ने क्या कर दिया? इसको काट दिया। क्या कर दिया? इसको काट दिया और इसको किससे भर दिया? बालू और मिट्टी से भर दिया। इसीलिए जो पूरा का पूरा जो मैदान है, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र ने, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और गंगा यहाँ से आती है। तो इसीलिए जो ये जो बीच का जो गैप है, ये क्या है? पूरा का पूरा मिट्टी और बालू से भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ का जो जो आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पूरी तरीके से मैदानी भाग है। कैसा है? बांग्लादेश आज का पूरा तरीके से मैदानी भाग है। इसीलिए जो ये गैप है, ठीक है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। यानी कि शिलोंग पठार पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। तो ये सबसे पश्चिमी जो पहाड़ी है, उसका नाम क्या है? गारो पहाड़ी है। और यहाँ पे कौन सी है? राजमहल है। तो इसको जो ये गैप बना है बीच में, इसको अपन क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप, या इसका दूसरा नाम है मालदा गैप। क्या? मालदा गैप। राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। ठीक है। इसके अलावा मैंने बनाया कि ये पश्चिमी घाट पर्वत है, वो यहाँ से बना है, और ये ब्लैक लाइन है। ये कौन सी है? ब्लैक लाइन है। ठीक है। तो इसके बीच में जो सफेद जगह है, ये कौन सा है? सफेद जगह। ये क्या है? तट है। ये क्या है? समतल सपाट तट है। यानी कि ये समतल है। इन समतल तटों का निर्माण किसने किया है? समतल तटों का निर्माण किया है नदियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा। मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? ये पठार है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार यहाँ तक है। जबकि मुंबई कहाँ है? मुंबई कहाँ बसा है? मुंबई यहाँ बसा है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ है? यहाँ पे है। इसी तरीके से चेन्नई यहाँ बसा हुआ है, और ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो जो 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 इन मैदानी भागों का जो निर्माण किया है, यानी कि तटों का निर्माण किया है, तटों का निर्माण किन्होंने किया है? तो नदियों ने किया है। क्या किया है? नदियों ने किया है। नदियां क्या करती हैं? मिट्टी काट के लाई और मिट्टी काट के क्या कर देती है? समुद्र में डालती जाती है। तो क्या होता है? एक समय ऐसा आ जाता है जब समुद्र क्या करता है? पीछे हट जाता है। क्या करता है? समुद्र पीछे। अगर आप किसी जगह पर पानी है, वहां पर अगर आप मिट्टी डालोगे तो पानी क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा ना। या तो अगर नदी होगी या कोई भी होगा, या आप एक खड्डा ले लीजिए, कोई भी गड्ढा ले लीजिए, खड्डा, उसमें क्या कर दीजिए? आप मिट्टी डालते जाइए, तो खड्डा क्या होगा? भर जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी डाल दी। इसी तरीके से जब नदियां अपना जो उनके साथ जो अपसादी मलबा लाती हैं, उसे क्या करती हैं? समुद्र में डालती जाती है। तो समुद्र का पानी क्या करता है? एक समय में पीछे हट जाता है। क्या करता है? पीछे हट जाता है, जिससे वहां पर किसका निर्माण हो जाता है? जमीन, यानी कि एक समतल जमीन का निर्माण हो जाता है। क्योंकि वहां पर क्या पाया जाता है? मिट्टी और बालू पाए जाते हैं। इसीलिए जो मैदानी भाग है, यानी कि तटों का जो निर्माण है, वो किन के द्वारा किया जाता है? तो नदियों के द्वारा किया गया है। किन के द्वारा किया गया है? नदियों के द्वारा। दुनिया में कोई भी तट ले लीजिए आप, दुनिया के किसी भी, अमेरिका, ब्रिटेन, किसी के भी तट ले लीजिए, तटों का निर्माण हमेशा किन के द्वारा किया गया है? तो नदियों के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तटों का निर्माण। अब आइए आगे जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, इसका जो ढलान है, उत्तरी हिस्से का जो ढलान है, वो किस ओर है? गंगा घाटी, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ है। किस दिशा की ओर है? उत्तर पूर्व की तरफ है। इसको इस बात से प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए अपने चंबल नदी बह रही है। चंबल नदी चंबल नदी कहाँ से निकलती है? माला पठार से निकलती है। चंबल नदी माला पठार से निकलती है और किस में मिल जाती है जाकर? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी क्या करती है? यमुना नदी कहाँ है? उत्तर पूर्व में ही है ना। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो उत्तर वाला भाग है, ये क्या है? उत्तर वाला भाग। उत्तर वाले भाग की जो ढलान है, वो किस तरफ है? तो गंगा घाटी की मैदान की तरफ है। किस तरफ है? गंगा घाटी की तरफ। जबकि जो दक्षिण में जो नदियां बहती है, यानी कि ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं, यानी कि दक्षिण में जो नदियां बहती है, वो किस ओर बहती है? यानी कि सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण में आने पर जो नदियां बहती हैं, उनकी जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है, वो किस ओर हो जाता है? तो पूर्व की तरफ हो जाता है। किस ओर हो जाता है? पूर्व की तरफ। यानी कि ये सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर पे जाने पर क्या हो जाता है? नदियों जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है, वो किस दिशा की ओर हो जाता है? तो उत्तर पूर्व की तरफ हो जाता है, अर्थात गंगा घाटी की तरफ हो जाता है। जबकि इसके नीचे का जब अपन सतपुड़ा पर्वत के नीचे आते हैं, तो जो प्रायद्वीपीय भारत का ढलान है, वो किस ओर हो जाता है? पूर्व की तरफ हो जाता है। ठीक है, जैसे गंगा घाटी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है?
उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद नदी कहाँ जाती है? बंगाली खाड़ी में जाती है, ठीक है ना। तो अर्थात नदी किस ओर, यानी कि जल का बहाव किस दिशा की ओर रहेगा? जल का बहाव उसी दिशा की ओर रहेगा जिस दिशा की ओर क्या पड़ेगा, उसे ढलान पड़ेगी, यानी कि ढलान पड़ेगी, उसी तरफ क्या जाएगा? जल जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पानी बहेगा। तो जो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जाते हैं तब क्या होता है, जो उत्तर भारत का जो उत्तर का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है वो किस दिशा की ओर है? तो गंगा घाटी की तरफ है। जबकि इसके दक्षिण का जो ढलान है वो किस ओर है? तो पूर्व की तरफ है, ठीक है। दोनों, यानी कि ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट दोनों किनारों पर क्या है? दोनों तटों पर क्या है? तट है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों तटों पर एक तरफ पश्चिमी घाट पर्वत है, एक तरफ पूर्वी घाट पर्वत है। एक तरफ पश्चिमी घाट पर्वत, एक तरफ पूर्वी घाट पर्वत। लेकिन पश्चिमी घाट जो पर्वत है वो एक श्रेणी के रूप में पाया जाता है। किस तरीके से पाया जाता है? एक श्रेणी के रूप में, यानी कि लगातार पाया जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत लगातार यानी कि श्रेणी के रूप में नहीं पाया जाता है। क्या होता है? पूर्वी घाट पर्वत लगातार या श्रेणी के रूप में नहीं पाया जाता। इसका एक कारण है क्योंकि जो पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, महानदी, ये सारी नदियों ने क्या कर दिया? पूर्वी घाट को काफी काट दिया। क्या कर दिया? पूर्वी घाट को काफी काट दिया। जैसे कि इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है और ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत। अब यहाँ से जो नदियां निकलेंगी वो क्या करेंगी? बंगाली खाड़ी में जल गिराने के लिए क्या करेंगी? वो इस पर्वत को काट देंगी। क्या कर देंगी? इसको काट देंगी। तो यहाँ से जो नदियां जब इसे काट देंगी तो ये कैसा हो जाएगा? कटा छटाई कहलाएगा, यानी कि ये निरंतर नहीं रह पाएगा क्योंकि बीच में से किसने काट दिया? एक नदी ने काट दिया। तो इसीलिए जो पूर्वी घाट है वो अपना कैसा है? बहुत ज्यादा कटा छटा है। जबकि पश्चिमी घाट में क्या होता है? पश्चिमी घाट एक तरह से लगातार यानी कि श्रेणी के रूप में, क्योंकि पश्चिमी घाट पर इतनी विशाल नदियां नहीं निकलती। पश्चिमी घाट से जो भी निकलती है वो वहीं से निकलती है और डायरेक्ट जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। जबकि पूर्वी घाट में जो नदियां निकलती हैं वो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और कहाँ के जल गिरा रही है? बंगाली खाड़ी में जल गिरा रही है। इसीलिए उन नदियों ने क्या कर दिया है? पूर्वी घाट पर्वत को काफी काट छाट दिया है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे दक्षिणी चोटी है, सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है वो कौन सी है? काडाडम पहाड़ी है। काडाडम पहाड़ी है, ठीक है। ये कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। कौन सी? काडाडम पहाड़ी। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद में होता क्या है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या करते हैं? एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? पूर्वी घाट, और इस तरफ कौन सा बना लेते हैं अपन? ये कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट, और एक तरफ कौन सा हो गया? ये पूर्वी घाट हो गया। मान लीजिए ये पूर्वी घाट हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक जगह पर आकर मिल जाते हैं तो वहां पर क्या बन जाती है? एक पर्वतनुमा गठान बन जाती है। क्या हो जाती है? एक पर्वतनुमा गठान बन जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में विस्तृत है? ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में विस्तृत है? तो कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में विस्तृत है। कितने राज्यों में फैला है नीलगिरी पर्वत? 3 राज्यों में। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। कौन कौन से में? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक राज्य में कौन सा पर्वत फैला है? तो नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत क्या है वास्तव में? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वहां जहां आकर टकरा है वहां पर क्या हो गया? एक गठान बन गई, पर्वतनुमा गठान बन गई, जिसे अपन क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो ये था नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत कितने में है? तो 3 राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। अब आइए, ये तो था एक सामान्य सा परिचय। इसके अलावा जो ढलान के जो विपरीत जो नदियां बहती हैं, ढलान के विपरीत जो नदियां बहती हैं, ढलान के विपरीत जो नदियां बहती हैं वो है, एक नर्मदा है और एक कौन सी है? ताप्ती। कौन सी? ढलान के विपरीत जो नदियां बहती हैं 2 भारत की, वो कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी है। मैंने बोला ना कि सतपुड़ा पर्वत से उत्तर में जाने पर जो
प्रायद्वीपीय भारत का जो ढलान है वो किस ओर होता है, गंगा घाटी की तरफ होता है, यानी कि नर्मदा नदी को इस ओर बहना चाहिए था, ठीक है। जबकि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में आने पर जो ढलान है वो किस ओर हो जाता है, पूर्व की तरफ, यानी कि ताप्ती नदी को किस ओर बहना चाहिए था, पूर्व की तरफ। लेकिन ऐसा ये नहीं करती, ये दोनों नदियां जो ढलान है उसके विपरीत बहती हैं, अर्थात ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। क्या कहती है, भ्रंश घाटी में, यानी कि एक घाटी रहती है, जैसे घाटीनुमा, घाटी क्या होती है, घेरी रहती है ना, तो घाटीनुमा जगह पर बहती है, यानी कि सर्राटे से एकदम, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक एक से। सबसे पहले आइए जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी, अरावली, हेडिंग डाल दीजिए आप, अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, मजनू का टीला, मजनू का टीला, ठीक है। तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर कहाँ तक चला जाता है ये, दिल्ली में मजनू का टीला तक ये जाता है। कौन सा, अपना अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब होता है, प्राचीनतम वलित पर्वत का मतलब होता है कि आज जो हिमालय पर्वत है, आज जो हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी अपने काल में हिमालय से कई ज़्यादा गुना बड़ी थी। क्या थी, कई ज़्यादा गुना बड़ी थी, लेकिन अब ये क्या रह गई, ये एक अपशिष्ट पर्वत रह गई। अपशिष्ट मतलब उसका बचा हुआ भाग, ठीक है ना। तो अपशिष्ट पर्वत है, तो किस, अरावली पर्वत श्रेणी क्या है, एक अपशिष्ट पर्वत है, यानी कि उसका बचा हुआ भाग। तो ये क्या है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है अरावली पर्वत श्रेणी की, वो है लगभग 800 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है। अरावली की सबसे ज़्यादा लंबाई, सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पड़ती है, सबसे ज़्यादा लंबाई पड़ती है इसकी राजस्थान में। कहाँ पड़ती है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में पड़ती है। अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर। ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट पर्वतों में गिना जाता है, ठीक है। भारत का तो सबसे प्राचीनतम है, लेकिन दुनिया में गिना जाता है, ठीक है। अरावली कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली के मजनू का टीला तक जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ स्थित है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान में जो दक्षिणी राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अरावली पर्वत को दक्षिणी राजस्थान में जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जरगा पहाड़ी। अरावली पर्वत को दक्षिणी राजस्थान में, कौन से में, दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि दिल्ली में इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। जबकि दिल्ली में से किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, अरावली पर्वत श्रेणी को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि दिल्ली में से किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ये कहाँ स्थित है, माउंट आबू पे स्थित है। कौन सी जगह पे स्थित है, माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू पर कौन सी चोटी स्थित है, तो गुरु शिखर चोटी है, जो कि राजस्थान राज्य में, ठीक है ना। तो जो कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट आबू एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। क्या है, माउंट आबू एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, यहाँ पर जैन मंदिर है एक। यहाँ क्या है, प्रसिद्ध एक जैन मंदिर है जिसका नाम क्या है, दिलवाड़ा का मंदिर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है, माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू कहाँ पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है, अर्थात राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो माउंट आबू पर कौन सा मंदिर स्थित है जैनों का,
दिलवाड़ा का मंदिर। गुरु शिखर चोटी क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। बनास नदी क्या करती है? बनास नदी अरावली पर्वत श्रेणी को, बनास नदी अरावली पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है। अब बनास नदी क्या करती है? बनास नदी क्या करती है? अरावली पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है। कौन सी नदी है? बनास नदी। बनास नदी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है बनास नदी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर काटती है किसको? अरावली पर्वत श्रेणी को, और जाकर कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, बनास नदी क्या करती है? अरावली पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूर्व की ओर काटते हुए कहाँ मिल जाती है? तो चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये था आपका कौन सा? ये था आपका अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद अपन जानते हैं मालवा पठार। मालवा पठार, ठीक है, मालवा पठार, मालवा पठार। ठीक है, मालवा पठार बेसिकली अपन पढ़ चुके हैं एमपी जीके में, तो जिसको नहीं पढ़ा है वो आज यहाँ देख ले। मालवा पठार अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। क्या है? हेडिंग डाल लीजिए, मालवा पठार। मालवा पठार अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना? मालवा पठार। मालवा पठार, ठीक है। तो मालवा पठार क्या है? विंध्य पर्वत, सॉरी, अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, मालवा पठार अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार का जो निर्माण है, मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ज्वालामुखी के शांत लावे से, विस्फोट लावे से नहीं, शांत लावे से। यानी कि ज्वालामुखी फटा और शांत रूप में उसका लावा क्या हो गया? सतह पर बिछ गया। क्या हुआ? ज्वालामुखी फटा और शांत रूप से किस पे बिछ गया? सतह पर बिछ गया। ठीक है ना। तो इसीलिए जो मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जब लावा ठंडा होता है तो लावा से जो चट्टानें बनती हैं, जब लावा ठंडा होता है, लावा से ठंडी होकर जो चट्टानें बनती हैं उसे अपन क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। तो मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसीलिए मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि लावा से जो मिट्टी बनती है वो कैसी रहती है? तो काली मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी रहती है। कैसी मिट्टी बनती है? लावा का जब ठंडा होता है, जब टूट फूट जाता है तो उससे जो मिट्टी बनती है वो कैसी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। इसीलिए पूरे के पूरे मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानें या लावा पठार भी कहते हैं। ठीक है, मालवा पठार का जो ढाल है, मालवा पठार का जो ढाल है वो किस तरफ है? उत्तर की तरफ ही है। किस तरफ है? उत्तर तरफ, अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। किस तरफ है? उत्तर की तरफ है मालवा पठार का भी। इसीलिए जो आपने देखा हुआ कि मालवा पठार से जो चंबल नदी के, सोन, बेतवा नदियां जो निकलती हैं, काफ़ी सारी नदियां निकलती हैं मालवा पठार से। तो मालवा पठार से जो नदियां निकलती हैं वो किस में जाती है? यहाँ से कौन सी नदी निकल रही? इसे अपन मिटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मालवा पठार से जो नदियां निकलती है, ये कौन सी नदी मान लेते हैं? गंगा नदी। और ये कौन सी नदी मान लेते हैं? यमुना नदी। तो मालवा पठार से जो नदियां निकलती हैं वो किस में जाके मिलती हैं? या तो यमुना नदी में मिलती है या गंगा नदी में मिलती है। ठीक है ना। तो इसके लिए इसका जो ढाल है वो कौन से हो गया? उत्तर पूर्व की तरफ हो गया, अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। किस तरफ है? गंगा घाटी की तरफ है। ठीक है, तो मालवा पठार से काफी सारी नदियां निकलती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन, ये कौन सी नदियां हैं? मालवा पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, काली सिंध। मालवा पठार पे जो इन नदियों ने क्या कर दिया? मालवा पठार को क्या कर दिया? इन नदियों यानी कि चंबल नदियों ने, इसकी चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने क्या कर दिया है? मालवा पठार को काफी ज्यादा
काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ कर दिया, गल जगह जगह नालियाँ बना दी। किसने? नदियों ने। जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए नालियों ने क्या कर दिया? नालियों का निर्माण कर दिया। ठीक है, किसने? इसकी चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने, यानी कि अपर्दित कर दिया। क्या उनसे क्या कर दिया? अपर्दित कर दिया। किन्होंने? नदियों ने, जो कि माला पठार से निकलती है। ठीक है, तो इसी के चलते इसे अपन क्या कहते हैं, यानी कि बहुत सारे खड्डे या गहरी नालियों का निर्माण कर दिया है। ठीक है, तो जो अपर्दित जो भूमि है, यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है? बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। कैसी? बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? अपन उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि। उत्खात भूमि। ठीक है, तो उत्खात भूमि का उदाहरण भारत में एकमात्र कौन सी जगह है जहां पर उत्खात भूमि का उदाहरण पाया जाता है? तो माला पठार। यानी कि माला पठार में कैसा पठार है? एक उत्खातित पठार है। उत्खातित पठार है, अर्थात ये एक बीहड़ है। कैसा है? बीहड़ है। यानी कि यहाँ पर नदियों ने क्या कर दिया? काफी सारा इसको काट दिया है। ठीक है, उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि, इसे अपन क्या कहते हैं? उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि भी कहते हैं। ठीक है, माला पठार को। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? माला पठार है। ठीक है, माला पठार में क्या कर दिया? यहाँ की जो नदियों बहती है, जैसे कि मान लीजिए ये नाली बना दी, एक तरफ से ये नाली बना दी। ठीक है ना, ये नाली बना दी, एक ये नाली बना दी। तो इसी तरीके से क्या कर दिया? चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने क्या कर दिया? माला पठार पे काफी सारी नालियों या बीहड़ों का निर्माण कर दिया। इसीलिए जो 80 की दशक की जो फिल्में हैं, 80-90 की दशक की जो प्राचीन फिल्में हैं, जैसे कि शोले मान लीजिए, शोले में जो प्राचीन जो गुंडे थे, जो घोड़ों से दौड़ के जाते थे, वो अधिकतर कहाँ से उन फिल्मों की शूटिंग कहाँ की जाती थी? चंबल के भीड़ में किया जाती। क्योंकि जो जहाँ पर जो सबसे ज्यादा अपर्दित करती, यानी कि जो सबसे ज्यादा माला पठार को जो सबसे ज्यादा काटती है, यानी कि अपर्दित करती है, भीड़ बनाती है, वो कौन सी नदी है? तो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, तो चंबल नदी क्या करती है? सबसे ज्यादा भीड़ बनाती है। तो यहाँ पर अपन इसे अपन और किस नाम से जाते हैं? इसको अपन अनालिका, अनालिका, चौड़ी नालियां या अनालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनालिका। अनालिका, अनालिका भूमि। ठीक है, अनालिका भूमि या नालिका भूमि, नालिका भूमि। ठीक है, यानी कि नालियों का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया है? चंबल नदी ने यहाँ पर नालियों का निर्माण कर दिया है। ठीक है, आकृति, यानी कि नाली आकृति, नाली की आकृति के समान क्या कर दिए? चंबल नदी ने अपनी यहाँ पर बना दिए, नालियां बना दिए नाली के आकार की, यानी कि इस तरीके से मोड़दार, घुमावदार। आप फिल्मों में देखे होंगे, जब डाकू लोग जाते थे तो घोड़ों से, वो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते जाते थे। इसीलिए आपने सुना होगा चंबल के डाकू। चंबल के डाकू क्या थे? क्योंकि यहाँ पर उनको छुपने के लिए काफ़ी सारी जगह है, क्योंकि भीड़ है पूरा का पूरा, तो इसलिए डाकू लोग यहाँ आराम से छुप सकते थे। इसीलिए तो वो फेमस थे, चंबल के डाकू। अब नहीं है, क्योंकि अब पहले प्रशासन की पहुँच नहीं थी, लेकिन अब तो हर जगह है, तो इसलिए अब वो नहीं रहे। पहले थे, उनका पन सब खत्म में ही है। तो ये था, अपन इसमें इसका परिचय देखा, अरावली पर्वत देखा और मालवा का पठार देखा। ठीक है, तो जिसके जस्ट अगले वीडियो में सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो लाल वाला बटन है उस पर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि मेरी जब मैं अगली वीडियो जब भी डालूं तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।